और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच प्रचार युद्ध तेज होता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अपने गृह युद्ध में फंस गई है। पार्टी के बड़े नेता जहां इस बार आमने सामने हैं कि कांग्रेस ने इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन क्यों किया है, वहीं इस बात पर भी कलह बढ़ गई है कि भला कांग्रेस के G23 खेमे में प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रशंसा के स्वर क्यों उठे। ये वाला कुछ है नहीं, ये वाला मैम, ये वाला, अच्छा ये पूरा बेशक चाय बागान में काम करने का अनुभव प्रियंका गांधी वाड्रा के पास नहीं है, लेकिन असम के दौरे पर उनकी कोशिशों में कहीं कोई कमी नहीं दिखती। लेकिन यही प्रयास पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं दिखाई देता है? आखिर बंगाल से कांग्रेस के बड़े नेताओं को परहेज क्यों है? क्या इसके पीछे कांग्रेस की कलह है? क्या इसके पीछे बंगाल में पराजय का भय है? प्रियंका गांधी पहले यूपी में घूम रही थी, अब असम पहुंची हैं और राहुल गांधी दक्षिण भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल को उसके हाल पर छोड़ दिया है? ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी को भी पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया है। अधीर बाबू को लग रहा है कि वहाँ ठीक नहीं चल रहा है, तो कई लोग आ चुके हैं। आइए, बंगाल के लिए हम काम करना चाहते हैं, बड़ा प्लेटफॉर्म हम देने वाले हैं, सम्मान के साथ काम कर पाएंगे। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ नहीं रहना चाहिए। तो क्या वाकई अधीर बाबू को लग रहा है कि पार्टी में उनका सम्मान नहीं हो रहा है? पूरी क्रोनोलॉजी समझने के लिए पहले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान सुन लीजिए। ट्विटर युद्ध हो रहा है। टेलीविजन चैनल में एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही नेता बोल रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है। ये जो सवाल उठाया गया है कि कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती थी, ये कांग्रेस पार्टी का डबल स्पीक है, ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में ISF के साथ गठबंधन कर लेती है। संबित पात्रा कांग्रेस के गठबंधन को लेकर पार्टी में जारी जिस ट्विटर युद्ध की बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत आलाकमान के खिलाफ बगावत के बोल बुलंद कर चुके कांग्रेसी गुट G23 के सदस्य आनंद शर्मा के ट्वीट से हुई। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और ISF यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट के गठबंधन पर सोमवार को आनंद शर्मा ने ट्वीट किया था, और ऐसा करना कांग्रेस की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरू के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। अधीर रंजन ने इसका जवाब ट्विटर पर ही दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में CPM के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा सेकुलर गठबंधन को लीड कर रहा है, कांग्रेस इसका अंदरूनी हिस्सा है और कांग्रेस ने बीजेपी की सांप्रदायिक पॉलिटिक्स को हराने का संकल्प लिया है। अधीर रंजन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक खास ग्रुप को सुविधा की राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री की तारीफ में वक्त जाया करना बंद कीजिए। अब जरा ये भी याद कर लीजिए कि प्रधानमंत्री की तारीफ किसने की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी, कई दफा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना। LOP के वक्त में बड़ी बड़ी लंबी स्पीचें आपकी हुई, मेरी हुई, लेकिन आपने व्यक्तिगत तौर पर उसे कभी अपने खिलाफ नहीं किया। हमेशा भी आपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको दूर रखा। गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा और दूसरे वरिष्ठ कांग्रेसियों के उस ग्रुप को G23 कहा जा रहा है, जिसने पिछले दिनों कांग्रेस संगठन में लोकतांत्रिक तरीके से सुधार की आवाज़ उठाई थी। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में इस ग्रुप के नेताओं की बैठक भी हुई और उसके बाद वहां गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गया। गुलाम नबी आज़ाद जी को अनुभव कांग्रेस पार्टी ने दिया, सारी जिंदगी 6 बार राज्यसभा दिया, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, संगठन में हमेशा महासचिव रखा। आज जब कांग्रेस क्राइसिस में थी, जब कांग्रेस पार्टी उनको अपने अनुभव इस्तेमाल करके कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, उसी समय में वो जम्मू कश्मीर में आके प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस के इस गुट के विरोध में भी एक प्रदर्शन हुआ। आजाद साहब के खिलाफ जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया वो कांग्रेसी नहीं है, क्योंकि उन्होंने DDC इलेक्शन में कांग्रेस के मैंडेट के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ी, और वो आज बताएंगे कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है। G23 की बैठक से नाराज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम नबी मीर भी अपनी शिकायत लेकर आलाकमान के पास दिल्ली पहुंच गए। 28 तारीख को फिर उसी
रूलर की तारीफ की जिस रूलर ने जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़िलहाल तबाह कर रखा है और जो सारे जम्मू कश्मीर के आवाम को एक दुख है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनका 27 का भाषण वाकई दिल से था या 28 का रिएक्शन। तो पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक कांग्रेस की कलह अब सतह पर आ गई है। कलह की पहली वजह ये दिखाई दे रही है कि गुलाम नबी आज़ाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों की, और दूसरी वजह ये कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने आईएसएफ के साथ गठबंधन क्यों किया। वैसे बंगाल की लड़ाई पहले से ही दो तरफा बताई जा रही है, एक तरफ तृणमूल तो दूसरी तरफ बीजेपी। मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर साथ ने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन दोनों दलों की नज़र इस बात पर भी है कि बाकी पार्टियां चुनाव में कितनी ताकत लगा रही हैं। अब कांग्रेस अगर असम से लेकर केरल और जम्मू कश्मीर या दिल्ली तक सक्रिय दिखे, लेकिन बंगाल में उसकी तरफ से हलचल ना हो तो सवाल तो उठेंगे। राहुल गांधी वाला सवाल, चूंकि वो भी एक मुद्दा लगातार उठ रहा है कि वो कई जगहों पर जा रहे हैं लेकिन वो पश्चिम बंगाल में अभी तक नहीं आए हैं, ये आप लोग क्या देखते हैं? कोई खास स्ट्रेटजी देखते हैं क्या आप? हालांकि बीजेपी से हैं, फिर भी मैं एज ए राजनेता आपसे समझना चाह रहा हूँ। नहीं, वो जिस प्रकार पिकनिक मनाते हैं, जिस प्रकार वो टूर करते हैं अपने, ऐसा लगता है जैसे कोई हॉलीडे मनाने गए हों। बंगाल में उनको ऐसे स्पॉट अच्छे लगते नहीं होंगे कि इतने अच्छे स्पॉट हो जहाँ पर वो पिकनिक मना सकें, और इसलिए पॉलिटिकल पिकनिक उनकी यहाँ नहीं हो पा रही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।